वेल मोरिया एक ऐसी सरजमीन थी जिसका जिक्र दूर दराज रियासतों में सरगोशियों की सूरत किया जाता था। ये वो जगह थी जहाँ कुदरत खुद सांस लेती महसूस होती थी। हरे भरे मैदान दूर तक फैले हुए थे, आसमान नीले और सुनहरे रंगों में रंगा रहता था और शफाफ नदी नाले वादियों में खामोशी से बहते थे। कदीम दरख्त ऐसे खड़े थे जैसे सदियों पुराने मुहाफिज हों, जो किसी भूली बिसरी जादुई दुनिया की हिफाजत कर रहे हों। हर तरफ फूल महकते थे और उनकी खुशबू फजा में घुली रहती थी। लोग कहते थे कि ये ज़मीन खुद बाबरकत है, जहाँ भी कदम रखा जाए खूबसूरती साथ चलती है। इसी खूबसूरत सरजमीन के किनारे एक गरीब मगर ईमानदार किसान रहता था जिसका नाम इलियास था। उसका छोटा सा घर खेतों के करीब वाक़ था, जहाँ वो सुबह से शाम तक मेहनत करता। उसकी ज़िंदगी सादगी में गुजरती थी, मगर उसके दिल में कोई कड़वाहट न थी। वो अपनी बीवी अरून और बेटी नायरा के साथ रहता था। अगरचे उनके पास ज़्यादा दौलत न थी, मगर इलियास को कभी शिकवा न था। शुक्र है खुदा का ताकत देने के लिए। अरून मगर इसके बरक्स थी। उसका दिल हसद और तलखी से भरा हुआ था। वो सिर्फ अपनी बेटी नायरा से मोहब्बत करती थी और बाकी दुनिया उसके लिए बेमानी थी। वो चाहती थी कि हर खुशी, हर कामयाबी सिर्फ उसकी बेटी को मिले। किसी और की तारीफ उसे कांटों की तरह चुभती थी। नायरा भी माँ की इसी मोहब्बत में पलकर मगरूर और सुस्त बनती गई। इलियास दिन भर खेतों में हल चलाता, पानी देता, फसलें काटता। उसके हाथ खुरदुरे थे, मगर दिल नरम था। वो अक्सर कहता, ईमानदारी से की गई मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। एक दिन जब सूरज ढलने लगा तो इलियास खेतों को पानी दे रहा था कि अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो रुक गया, गौर से सुना। आवाज़ बहुत धीमी थी, मगर दर्द से भरी हुई। वो उस समत बढ़ा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। वहाँ लंबी घास और खुले फूलों के दरमियान एक नन्ही सी बच्ची पड़ी थी। वो चंद महीनों की लगती थी, कपड़े में लिपटी हुई, आंसुओं से उसका चेहरा भीगा हुआ था। मगर जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरानकुन थी, वो उसके नन्हे हाथ पर बना हुआ सांप की शक्ल का निशान था, जो हल्की रोशनी के साथ धड़क रहा था। इलियास ने कांपते हाथों से बच्ची को उठाया। या अल्लाह, ये नन्ही सी जान यहाँ अकेली कैसे? जैसे ही उसने बच्ची को गोद में लिया, वो खामोश हो गई और उसकी नन्ही उंगलियां इलियास की उंगली को थामने लगी। इस लम्हे इलियास को महसूस हुआ जैसे किस्मत ने खुद ये बच्ची उसके हवाले की हो। मगर इलियास नहीं जानता था कि ये बच्ची कोई आम बच्ची नहीं थी। दूर एक और दुनिया में सांपों की सल्तनत में मलिका आयरा हुकूमत करती थी। वो ताकतवर, दाना और बावकार थी। उसकी एक ही बेटी थी, फायजा। मगर दरबार में अंधेरा फैल चुका था। उसकी बहन सेल्फी तख्त की लालच में अंधी हो चुकी थी। एक रात जब आसमान सुर्ख हो गया, सेल्फी ने हमला कर दिया। अब तख्त मेरा होगा। अब मैं मलका बनूंगी और मैं ही हुकूमत करूंगी। जादू और जहर आपस में टकराए। तख्त बचाने के लिए मैं सब कुछ करूंगी। मलिका आयरा जान गई कि वो अपनी बेटी को नहीं बचा सकेंगी। तख्त की वारिस तुम बनोगी जब तुम इसकी हकदार होगी। ये ताकत तुम्हारी हिफाजत करेगी जब तक तुम अपनी असलियत ना पहचान सको, मेरी बच्ची। उसने अपनी सारी ताकत फायजा में मुंतकिल कर दी और उसके हाथ पर सांप का निशान उभर आया। मैं तुम्हें तो नहीं बचा सकती, लेकिन तख्त को जरूर बचाऊंगी। तुम्हें वापस आना होगा। आंसुओं के साथ वो फायजा को इंसानी दुनिया में ले आई और वेलमोरिया के खेतों में छोड़ आई। अब मुझे जाना होगा, मुझे तख्त को भी बचाना होगा। और फिर वो गायब हो गई। यूं इलियास ने फायजा को पाया। जब वो बच्ची को घर लाया तो अरून का चेहरा सख्त हो गया। ये बच्ची किसकी है और तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? इलियास ने नरमी से कहा, उसे कोई रोता हुआ खेतों में छोड़ गया था। मैं उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। अरून ने मुंह मोड़ लिया। जो करना चाहते हो करो, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। इलियास ने उसका नाम फायजा रखा। मैं इस नन्ही बच्ची का नाम फायजा रखूंगा। वक्त गुजरता गया। फायजा नेक दिल, समझदार और मेहनती बनती गई। नायरा हसद में जलती रही। साल गुजरे। फायजा हुस्न, अक्ल और वकार की मिसाल बन गई। खेतों में काम करती, लोगों से मोहब्बत से पेश आती।
जानवर उसके करीब आते जैसे उसे पहचानते हो। नायरा खूबसूरत थी मगर गुरूर से भरी। उसे मेहनत से नफरत थी। मुझे सब कुछ मिलना चाहिए। मेरी खूबसूरती ही काफी है। बेटी, तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, हमेशा यही याद रखना। साल गुजरते गए और दोनों लड़कियां एक ही छत के नीचे पली बढ़ीं, मगर उनके दिल एक दूसरे से कोसों दूर थे। स्कूल में फाइजा हमेशा अव्वल आती। तुम खुद को मेरी बेटी से बेहतर समझती हो? तुम समझती हो कि तुम मेरी बेटी से बेहतर हो? वो जब भी फाइजा कामयाब होती बड़बड़ाती। वक्त तेजी से गुजरा और दोनों लड़कियां जवान हो गईं। फाइजा अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हो गई। ऐसी खूबसूरती जो आंखों को नहीं बल्कि दिल को सुकून देती थी। वो इलियास के साथ खेतों में काम करती, जल्द सीख लेती और हर एक के साथ इज्जत से पेश आती। उसकी मौजूदगी में एक सुकून सा महसूस होता था। दूसरी तरफ नायरा खूबसूरत तो थी मगर गुरूर से भरी हुई। वो काम से बचती और ज्यादा वक्त खुद को देखने और सराहने में गुजारती। जल्द ही दूर दराज रियासतों से रिश्ते आने लगे। फाइजा की खूबसूरती और वकार की कहानियां हर तरफ फैल चुकी थीं। शहजादे कीमती तोहफे लेकर आने लगे, सोने के ताज, जवाहिरात से जड़े लिबास और ऐसे मोती जो कहा जाता था समंदर के दिल से निकाले गए हैं। एक शहजादा आगे बढ़ा और गुरूर से बोला, आपके लिए खालिस सोने का ताज लाया हूँ, जो मेरी सल्तनत के बेहतरीन कारीगरों ने तैयार किया है। फाइजा ने नरमी से मुस्कुराकर ताज की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, सोना चमकता जरूर है मगर लालच से ढल्ला होता है। मुझे किसी सच्ची चीज की तलाश है। दूसरा शहजादा कीमती लिबास लेकर आया। आपको सितारों से भी ज्यादा रोशन बना देगा। फाइजा ने सर हिलाकर जवाब दौलत से दिया, पैदा होने वाली खूबसूरती वक्ती होती है। मुझे वो चाहिए जो सच से जन्मी हो, ना कि गुरूर से। एक एक करके सब शहजादे नाकाम होते गए। कोई फरेब लाया, कोई दिखावा, मगर फाइजा हर झूठ को पहचान लेती थी। मुझे कुछ आसली दो, लालच से बना सोना नहीं, गुरूर से खरीदे गए जवाहिरत नहीं। आखिरकार सब मायूस लौट गए और फाइजा अपनी सादा जिंदगी की तरफ लौट आई। एक शाम जब वो इलियास के साथ खेतों में काम कर रही थी, उसकी नजर कुछ अजीब पर पड़ी। घास के दरमियान एक सफेद सांप जख्मी हालत में पड़ा था। उसका जिस्म कांप रहा था और आंखों में दर्द के साथ अक्ल की चमक थी। फाइजा घबरा गई मगर नरमी से बोली, डरो मत, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी। उसने सांप को आहिस्तगी से उठाया और टोकरी में रखकर घर ले आई। उसके जख्म साफ किए और मरहम लगाया। जब भी वो उसे छूती, उसके हाथ पर बना निशान हल्की रोशनी से चमकने लगता। वो हैरान होकर बड़बड़ाई, जब भी मैं तुम्हें छूती हूँ ये निशान क्यों चमकने लगता है? सांप खामोश रहा, जैसे सब समझ रहा हो। रात को जब सब सो गए, चांदनी कमरे में उतर आई। अचानक सांप के जिस्म में रोशनी फैल गई और वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान में बदलने लगा। वो एक खूबसूरत नौजवान था, चांदी जैसे बाल, गहरी आंखें और चेहरे पर वकार। वो खामोशी से फाइजा को देखता रहा। वो था कासियान, सांपों का बादशाह। उसने मुझे बचाया, उसने आहिस्ता कहा, बगैर ये जाने कि मैं कौन हूँ। सुबह होने से पहले वो दोबारा सांप बन गया। जब फाइजा जागी तो सांप फिर उसके पास था। वो मुस्कुराकर बोली, सुबह बखैर, क्या तुमने अच्छा ख्वाब देखा? वो उससे अपने दिन की बातें करती, अपने डर, अपनी उम्मीदें। सांप खामोशी से सुनता, जैसे हर लफ्ज समझ रहा हो। फाइजा अब रोज का मामूल बना चुकी थी कि वो सुबह सवेरे उठती, घर के तमाम काम जल्दी जल्दी निपटा लेती। झाड़ू, बर्तन, खाना, जानवरों की देखभाल, सब कुछ खामोशी से, बगैर किसी शिकायत के। उसके हाथ तेजी से चलते, मगर उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठती, जैसे किसी का इंतजार हो। जैसे ही काम खत्म होते, वो बगैर कुछ कहे अपने कमरे की तरफ चली जाती। नायरा ने ये सब महसूस करना शुरू कर दिया था। वो सोचने लगी, वो अपना काम इतनी जल्दी क्यों खत्म करती है? पहले ऐसा नहीं होता था। उसके पीछे कुछ छुपा हुआ एक होना दिन चाहिए। नायरा ने जानबूझकर फाइजा आज से तुम कहा, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? आओ,
मेरे साथ कुछ देर बैठो। फाइजा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मुझे थोड़ी देर आराम की जरूरत है, मैं कल बहुत थकी हुई थी। लेकिन नायरा को इस जवाब पर यकीन ना आया। के जवाब पर मुझे यकीन नहीं आया। मेरे दिल में शक की एक चिंगारी पैदा हो गई है। उस दिन के बाद नायरा ने फाइजा पर नजर रखनी शुरू कर दी। जब भी फाइजा बर्तन रखकर चुपके से अपने कमरे की तरफ जाती, नायरा आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे चल पड़ती। कभी दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती, कभी खिड़की के पास जाकर झांकने लगती। एक दिन उसने देखा, लगता है आज तुम्हारा जख्म बेहतर हो रहा है। नायरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो किससे बात कर रही है? उसने खुद से कहा। वो दबे पांव खिड़की के करीब गई और झांका। कमरे के अंदर फाइजा फर्श पर बैठी थी और उसके सामने एक सफेद सांप था। वो उसके सर पर हाथ फेर रही थी। तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? काश मैं तुम्हें और सुकून दे सकती। सांप हल्का सा सर हिलाता, जैसे उसकी बात समझ रहा हो। नायरा की आंखें फैल गईं। उसके दिल में खौफ और हसद एक साथ जाग उठे। ये जादू है, जरूर किसी बदकिस्मती का हिस्सा है, उसने खुद से कहा। वो दौड़ती हुई अपनी माँ के पास गई। फाइजा अपने कमरे में सांप से बात कर रही है। आरून ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। बातें कर रही हो? नहीं माँ, मैंने खुद देखा है। वो सफेद सांप से ऐसे बात कर रही थी जैसे वो इंसान हो। आरून के चेहरे पर खौफ की जगह गुस्सा आ गया। ये लड़की नहुसत लेकर आई है, शुरू से ही कुछ ठीक नहीं था। उस रात आरून देर तक जागती रही। उसके दिमाग में अजीब ख्यालात गर्दिश करते रहे। अगर वो सांप जादुई हुआ तो? अगर उसने हमारी बर्बादी लिख दी हो? अगले दिन फाइजा हस्बे मामूल काम में लगी रही, मगर उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। वो पलट कर देखती, मगर कोई न होता। शाम को जब वो अपने कमरे में गई तो दिल कुछ बेचैन था। उसने आहिस्ता कहा, पता नहीं क्यों आज दिल बहुत घबरा रहा है। सांप ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। नायरा दरवाजे के पीछे खड़ी सब कुछ देख रही थी। बहुत हो गया, अब ये सब खत्म करना होगा। उसी रात जब पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था और फाइजा गहरी नींद सो रही थी, आरून और नायरा आहिस्ता आहिस्ता कमरे के दरवाजे तक आईं। उनके कदमों की आहट तक सुनाई नहीं दे रही थी। शमा की मध्यम रोशनी में उनके चेहरे सख्त और बेरहम लग रहे थे। वो सो रही है। यही मौका है। आरून ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। नायरा ने अंदर झांका और आहिस्ता से कहा, वो सो रही है, अभी मौका है। दोनों दबे पांव अंदर दाखिल हो गईं। कमरे के एक कोने में सफेद सांप सुकून से लिपटा हुआ था। आरून ने कपकपाती आवाज में कहा, यही नहुसत है, यही सब कुछ बर्बाद करने वाली है। नायरा ने दिल मजबूत करके सांप को कपड़े में लपेटा। लम्हा भर को उसे यूं लगा जैसे सांप ने हल्की सी सांस ली हो, मगर उसने खुद को समझाया कि ये महज वहम है। वो दोनों तेजी से बाहर निकली और अंधेरे में जमीन खोदने लगी। जमीन सख्त थी, मगर खौफ ने उनके हाथों में ताकत भर दी। जब गड्ढा तैयार हुआ तो नायरा ने सांप को अंदर डाल दिया। अब सब खत्म हो गया है, उसने कांपती आवाज में कहा। आरून ने मिट्टी डाल दी, जोर से पांव मारकर उसे दबा दिया। जब वो वहां से चली गई तो सांप इंसान बन गया और बोला, शहजादी को मारने चली थी बेवकूफ औरत। जब सुबह हुई तो सांप फिर फाइजा के पास ही था। फाइजा ने धीमी आवाज में कहा, तुम ठीक हो? मुझे डर था कि वो जुमला पूरा न कर सकी। फाइजा घर के कामों में मसरूफ थी। बगैर किसी बेचैनी के वो अपना काम सुकून से कर रही थी। फाइजा ने अपना काम खत्म किया और वापस कमरे में चली गई। नायरा और आरून खिड़की से देखने लगी। फाइजा फिर सांप से ही बातें कर रही थी। आरून हैरान होकर बोली, ये कैसे हो सकता है? हमने तो उसे जमीन में दबाया था। आरून की आंखों में अब खौफ नहीं बल्कि खालिस नफरत थी। हमें बर्बाद कर देगी। जब तक ये जिंदा है हमें कभी सुकून नहीं मिलेगा। उसी दिन जब फाइजा बावर्ची खाने में आटा गूंद रही थी, आरून खामोशी से पीछे आई। उसके हाथ में एक भारी चीज थी। अचानक एक जोरदार वार। फाइजा चीख उठी और जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ से आटा बिखर गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो दोनों फाइजा को घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गईं और एक वीरान जगह पर फेंक दिया, ये समझकर कि अब वो कभी नहीं उठेगी। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल में खामोशी चीखों की तरह फैली हुई थी। वो इंसान की सूरत में था, लंबा, बावकार
आंखों में दर्द और गुस्से की आग। ये कासियान था। वो फाइजा के पास घुटने टेक कर बैठा। उसका चेहरा जर्द था, सांस मध्यम थी। कासियान ने उसे आहिस्ता से उठाया और सर को अपनी बाहों में लिया। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसके हाथों से सुनहरी रोशनी फूटने लगी। रोशनी फाइजा के जख्मों पर फैल गई, जैसे जिंदगी वापस बहने लगी हो। फाइजा ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आवाज कमजोर मगर हैरान थी। कौन हो और जब तुम मेरे करीब होते हो तो मेरा हाथ क्यों चमकने लगता है? फाइजा ने तुम्हें उसकी सब तरफ कुछ देखा। जानने का हक है। तुम्हारी पैदाइश से बहुत पहले जमीन के नीचे एक सल्तनत थी, सांपों की सल्तनत। मैं कासियान हूँ, उसका बादशाह। तुम्हारी माँ रानी एरा मेरे साथ हुक्मरानी करती थी, हमारे दुनियाओं के दरमियान तवाज़ुन की मुहाफिज। फाइजा की आंखें बड़ी हो गईं। मेरी माँ? हाँ, कासियान ने नरमी से सर हिलाया। तुम इंसान नहीं हो, पूरी तरह नहीं। तुम रानी एरा की बेटी हो, सांपों के तख्त की आखिरी हकीकी वारिस। यादें उसकी रूह में हिलने लगी। सरगोशियां, हरारत, एक मौजूदगी जो वो हमेशा महसूस करती रही मगर कभी समझ न पाई। जब तुम्हारी खाला सलसी ने तख्त पर धोखा दिया, तुम्हारी माँ के पास सिर्फ एक रास्ता था, कासियान ने जारी रखा। उसने अपनी ताकत तुम्हारे अंदर महफूज कर दी और तुम्हें इंसानी दुनिया में भेज दिया। तुम्हारे हाथ का निशान सांपों के ताज का मोहर है। जब तुम 18 साल की हो जाओगी, उसकी ताकत मुकम्मल तौर पर जाग जाएगी। इस सारे वक्त मैं सिर्फ किसान की बेटी नहीं थी, तुम मुंतखब की गई थी, कासियान ने नर्म लहजे में कहा, और तुम्हें हिफाजत फराहम की गई। आंखों से आंसू बहने लगे। इलियास, उसने मुझे अपने बेटे की तरह चाहा, उसने मुझे बचाया। कासियान ने सर हिलाया। वो नेक दिल इंसान है। तकदीर ने तुम्हें इसलिए उसके पास रखा कि तुम्हारी हिफाजत हो सके। लेकिन तुम सांप की शक्ल में क्यों आए भाईजा? ने आहिस्ता पूछा। क्योंकि मेरे दुश्मन बहुत हैं, कासियान ने जवाब दिया। अगर वो जान लेते कि मैं जिंदा हूँ तो तुम्हें भी शिकार कर देते। जब तुमने मुझे बचाया, बगैर खौफ के मेहरबानी दिखाई, तो मैंने जाना कि तुम्हारा दिल अभी भी साफ है। मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए यहाँ रहा, और इसलिए कि मेरी रूह ने तुम्हारी रूह को पहचाना। फाइजा ने सीने में एक गरमाइश महसूस की। वो हमेशा सफ़ेद सांप के करीब महसूस करती रही, जैसे वो उसका हिस्सा हो। कई दिन गुजरे। कासियान ने छिपी हुई वादी में उसकी देखभाल की। उसने उसे ज़मीन की आवाज़ सुनना सिखाया, अपनी जिल्द के नीचे जादू महसूस करना सिखाया। हर सबक ने उसे खुद के करीब और कासियान के करीब ले आया। उसी रात वेल मोरिया में इलियास घर वापस आया। खामोशी छाई हुई थी। फाइजा? वो चली गई है, कह गई थी जल्द वापस आएगी। उस रात सल्फी ने दुनिया में ताकत के झोंके महसूस किए और तारीक मुस्कुराहट से बोली, तो वो जिंदा है, फौज को तैयार करो, वारिस जाग चुकी है। कई दिन बाद तकदीर सबको इकट्ठा कर गया। जिंदा हूँ बाबा, मैं यहाँ हूँ। तुमने मेरी बेटी को बचाया? हाँ। और अब मुझे तुम्हें सच बताना होगा। उसने सब कुछ बताया, सांपों की सल्तनत, रानी एरा, धोखा और फाइजा की तकदीर। इलियास खामोशी से सुनता रहा, आंसू बेइख्तियार बहने लगे। अचानक जमीन हिलने लगी। सल्फी आ चुकी थी। उसकी आवाज हवा में सरसरा गई। फाइजा आगे बढ़ी, उसके हाथ का निशान तेज रोशनी से जल उठा। मुझे तुमसे खौफ नहीं है, उसने ऐलान किया। मैं अपनी माँ की बेटी हूँ। कासियान उसके पास खड़ा हुआ, अपनी रोशनी की तलवार पकड़े। और मैं तुम्हारा ढाल हूँ। जमीन लरजने लगी, ताकत टकराने लगी, जादू तूफान की तरह गरज रहा था। कासियान और फाइजा ने मिलकर सिल्फी का मुकाबला किया, अपनी जादुई ताकतों को मिलाकर उसकी तारीक मंसूबों का सामना किया। उनकी ताकतें एक दूसरे के साथ जुड़ गई थीं। आखिरकार उनकी ताकत के आखिरी झटके से सिल्फी के तमाम जादुई असरात खत्म हो गए और वो हमेशा के लिए काबू से बाहर हो गई। इसके बाद फाइजा ने नायरा और अरुण को माफ करने का फैसला किया। उसने समझा कि उनके आमाल खौफ और हसद की वजह से हुए थे। अमन कायम होने के बाद कासियान और फाइजा के दरमियान रिश्ता और भी मजबूत हो गया। मुश्किलात के जरिए परखा गया उनका प्यार अब गैर मुतज़लज़िल था और मुश्तरका तकदीर ने उसे और भी गहरा कर दिया। वेल मोरिया में एक खूबसूरत तकरीब में उनकी शादी हुई। फाइजा बतौर सांपों की रानी, चमकती और ताकतवर, और कासियान उसका वफादार बादशाह।
उनकी शादी अलामत थी इंसानी और जादुई दुनिया के दरमियान हम आहंगी की, हौसले और मोहब्बत की, और सच्चाई की फरेब पर फतह की। जिंदगी दोबारा जमीन और जंगलों में खुशी और उम्मीद लेकर आई। जंगलों की सरसराहटों में सांपों की रानी और उसके मुहाफिज की कहानियां सुनाई देने लगी। कासियान और फायजा ने हुक्मरानी में अदलो इंसाफ कायम किया। उनके दिल हमेशा मोहब्बत, भरोसे और तकदीर में बंधे रहे।